ऑनलाइन स्टडी। आज की ऑनलाइन स्टडी में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। अब तक के लेक्चर में हमने ये देखा था कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर में किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है उसकी वैल्यू क्या है, वो चीज़ें हम फाइंड करेंगे बायो-सावर्ट लॉ से। बायो-सावर्ट लॉ ने ये बताया कि किस तरीके से हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर में किसी पॉइंट पे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करते हैं, है ना। ये चीज़ें तो हमने पढ़ी नहीं थी, तो उसके लिए देखिए हम लोग करते क्या है कि एक ये देखिए, ये है आपका करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, जिसमें कि करंट आई फ्लो हो रही है। अब यहाँ पे मैंने पॉइंट हो, यहाँ से लेकर के पॉइंट पी पर, इस पॉइंट पर हमें क्या फाइंड करनी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट को इसके सेंटर से हम लोग मिलाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ से और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को अगर हम देखें तो वो आर है, ठीक है। अब ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये लाइंस जो है, इनके बीच मान लीजिए थीटा एंगल डिग्री है, ठीक है। अब ये पूरे कंडक्टर के लिए, ठीक है ना, पूरे कंडक्टर के लिए ये बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है। इसके लिए तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग क्या करेंगे कि एक छोटे से लेंथ, यानी कि छोटे से लेंथ के लिए मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो गई है, dl है। अब हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को बहुत इजी वे में निकाल सकते हैं, यानी कि ये जो छोटे से लेंथ है dl की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करते हैं कि कितना हुआ। और इसको दिया किसने था, बायो-सावर्ट ने। तो बायो-सावर्ट ने ही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि बी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, बी, इसको बताया, इसकी वैल्यू को बताया। तो उनके अकॉर्डिंग, यानी कि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग देखिए होता क्या है, अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ, फर्स्ट है बी इज़ प्रपोर्शनल टू आई, मतलब कि बायो-सावर्ट के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो इस कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। यानी कि जितनी करंट फ्लो होगी उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। दूसरा B इज़ प्रपोर्शनल टू dl, यानी कि ये जो छोटा सा आपका खंड है, पार्ट है, ठीक है ना, लेंथ है यानी dl है, उसके प्रोपोर्शनल टू होगा, है ना। यानी कि जितनी इसकी लेंथ होती है उसके प्रोपोर्शनल में क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्रिएट हो रही है। थर्ड हो जाएगा B इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसका मतलब ये होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, वो इस यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, इस पॉइंट और इस पॉइंट से बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है, ठीक है। यानी कि जितना ही डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, है ना, उस करंट कैरिंग कंडक्टर से जितना ही डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा उस पॉइंट, मतलब कोई जिस पॉइंट पे हमें फाइंड करनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू का मतलब तो यही होता है। फोर्थ उन्होंने बताया बायो-सावर्ट ने कि बी इज़ प्रपोर्शनल टू साइन थीटा, यानी कि ये लाइन इसके मतलब कि इस पॉइंट पर अगर हम बात करें जो थीटा डिग्री बन रही है तो उसके साइन थीटा के प्रोपोर्शनल टू होता है। अब हमने क्या कर दिया, आपको क्या, अब उन्होंने क्या कर दिया, इसको पूरा मिक्स करके लिख दिया। तो मिक्स करके आप लिखोगे तो B इज़ प्रपोर्शनल टू आई dl साइन थीटा, और r² आपका क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है, तो ये अपॉन में हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, B इज़ इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल टू, आपको पता है प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाते हैं तो उसकी जगह कांस्टेंट रहते हैं, तो μ0/4 पाई आई, dl को डल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, साइन थीटा अपॉन r², वेयर μ0/4 पाई आपकी क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट है भाई। इन प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाओगे तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट रखोगे ही, तो ये μ0/4 पाई आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब हम इसमें ये देखेंगे कि μ0 क्या है, μ0 परमिएबिलिटी होता है, ठीक है, एयर की परमिएबिलिटी होती है, और μ0/4 पाई की वैल्यू आती है 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। इस इक्वेशन को लैप्लास फार्मूला भी कहते हैं, ठीक है ना, इस इक्वेशंस को हम कह रहे हैं। तो ये था कि ये आपने अभी फाइंड करी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, यानी कि B की वैल्यू फाइंड करी आपने। अब इसके बाद हमारे दिमाग में क्वेश्चंस भी उठता है कि मैग्नेटिक फील्ड तो हमने फाइंड
कर ली, लेकिन उसकी फील्ड की डायरेक्शंस क्या है वो किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए हमने देखिए करते क्या है कि मान लीजिए इसी चीज़ को, यही है, ठीक है, इस पोर्शन को आप ले लीजिए, ले लिया मैंने, देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया है, इस पोर्शन को मैंने ले लिया, ये डिस्टेंस आर है, dl है, कुछ लेंथ, जितने लेंथ तक हमने लिया हुआ है, तो मान लीजिए ये dl है और यहाँ पे r डिस्टेंस पे पॉइंट P है, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग देखिए वो लगाते कैसे हैं, यहाँ पे मैं बुक में दिखाना चाहूँगी कि अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल जो आपकी करंट की डायरेक्शंस कैसी थी बच्चों, अपवर्ड थी ना, करंट की डायरेक्शन कैसी है, अपवर्ड है। तो थंब को राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग जो करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है वहाँ पे हम क्या करेंगे, थंब को रखेंगे, ठीक है। ये आप थंब को आप ऐसे रखो जैसे कि इन्होंने अपने हैंड को करा हुआ है, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये चारों जो फिंगर्स है, 4 फिंगर्स, इसको हम यूँ कर्ल करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से कर्ल करेंगे, ठीक है। तो जो कर्ल जो करोगे तो कर्ल के कारण जो लाइंस बन रही है ना, वो मतलब कि इस मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस कहाँ, यूँ इधर के साइड दिखा रहा है, इधर के साइड दिखा रहा है ना, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज में। फिर से आप समझ लो कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस थंब को अपवर्ड डायरेक्शंस में रखेंगे, क्यों, क्योंकि करंट की डायरेक्शन इसमें क्या है, अपवर्ड है, देख रहे हो करंट की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है। तो हमने क्या किया, थंब को अपवर्ड किया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, इन चारों फिंगर्स को कर्ल किया इस तरीके से। जब आप इस फिंगर को कर्ल करते हो तो ये फिंगर किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे ना, वो भी किस डायरेक्शन में होंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि ये क्या है आपका एंटी क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन क्या शो कर रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसकी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो यूँ इस तरीके से तब आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होंगी, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ चुकी, यानी कि अब यहाँ से आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी फाइंड कर ली कि किस तरीके से है। अब यही मान लीजिए ये जो करंट है वो अगर अपवर्ड अगर डाउनवर्ड्स होता तो उस केस में आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता, उस केस में कुछ नहीं, मान लीजिए डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होता तो आप फिंगर को, थंब को कहाँ पे रखते हैं, नीचे की ओर रखते हैं, डाउन की ओर रखते हैं, और फिर इस फिंगर को, चारों फिंगर को किस तरीके से कर्ल करते, यूँ कर्ल करते, ठीक है। तो उस समय आप देखते हैं कि जो चारों फिंगर है वो किस डायरेक्शन मूव कर रहा था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज जब डायरेक्शन हो जाएगी तो सीधे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज में मूव करना शुरू कर देगी, और उस समय आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होंगी यहाँ पे, मान लीजिए वो डायरेक्शन उसका ऐसे, मतलब कि ये आपका शो करता है, ये एरो शो करता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शंस में क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो ये बातें आप लोग को समझ में आ गई है। और एक पॉइंट्स और मैं बताना चाहूँगी कि अगर अनंत लंबाई की एक धारावाहिक रेजोरेखीय चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र है तो उसका जो वैल्यू आता है B = μ0.4 पाई मल्टीप्लाई 2I/r। अब ये चीज़ें कैसे आई, इसके लिए मुझे डेरिवेशंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई। पहले आपने पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होती है करंट कैरिंग कंडक्टर में, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है किसी dl लेंथ के लिए, क्योंकि अगर हमें किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की पूरी लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी हो तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हमने क्या किया, एक छोटे से लेंथ के लिए, पार्ट के लिए हमने क्या किया, किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करी। अब नेक्स्ट हमें देखना है, नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेटिक फील्ड में मतलब कि हमें फोर्स निकालना है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर में कितना फोर्स लगता है जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड भी रखा हो। बट उसके लिए मुझे सबसे पहले पढ़ना होगा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को, ठीक है। फ्लेमिंग जी के लेफ्ट हैंड रूल को पढ़ेंगे तो वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और उसके बाद हम फोर्स फाइंड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।